तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान पर अखिलेश यादव का बयान कितना विवादित है और क्या इससे सपा को नुकसान होगा या पार्टी अल्पसंख्यकों को एकजुट कर उन्हें अपनी ओर करने में कामयाब होगी। वहीं सवाल यह भी है कि विकास के मुद्दों को पीछे छोड़ जिन्ना, पाकिस्तान और परिवारवाद जैसे मुद्दों को हवा देकर सियासी दल मतदाताओं को कितना प्रभावित कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की मांग पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या माफी मांगेंगे या कोई नया दांव चलेंगे। इससे इतर सत्ता पक्ष के वार पर सपा ने जो पलटवार किया है वो कितना असरदार है। चलिए इन तमाम पहलुओं पर लेकर चर्चा करें। उसके पहले मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग पकड़ रही जोर, हर ओर सियासी दलों का है शोर, जारी है वार पलटवार का भी दौर। बड़ा सवाल जनता की नजरों में कौन सबसे असरदार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान में अब बहुत कम समय शेष है। ऐसे में पार्टियां एक के बाद एक नए दांव चल रही हैं। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद सूबे का सियासी पारा अपने उफान पर है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा है, बीजेपी वोटों के खातिर पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के मुताबिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी की इस पर स्पष्ट राय रही है, चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन बीजेपी लोकसभा में वोट पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अखिलेश के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा है कि जिन्ना से जो करे प्यार, वह पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उनके मुताबिक जिन्ना का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज एक पैदान ऊपर पाकिस्तान तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने अखिलेश यादव के इस बयान को दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक बताते हुए इस पर सपा प्रमुख से माफी मांगने की भी बात कही। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, तो क्या दुश्मन नंबर 1 वो हैं जो भारत में रहकर जिन्ना की तुलना सरदार पटेल जी से करते हैं और पाकिस्तान की जय बोलते हैं। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि सपा भी सत्ता पक्ष के वार पर पलटवार कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है, उसके बाद देखना होगा कि इसका किसको नफा और किसे नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे यूपी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पर चर्चा करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जी हैं, सपा नेता परवेज अहमद जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी हैं। आप सभी चारों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सपा प्रवक्ता के भी पास चलते हैं, परवेज अहमद जी के पास। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? परवेज जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? कौन आवाज नहीं? प्रदीप सिंह जी, परवेज जी आपको सुनाई पड़ रही? जी आवाज आ रही है आपकी। जी परवेज जी, जो अखिलेश जी ने बयान दिया है निश्चित तौर पे उन्होंने काफी सोच समझ के दिया होगा। ऐसे में क्या आप नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है?
नहीं, देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन जहां बात आएगी नंबर 1 और नंबर 2 की, या सबसे बड़े दुश्मन की बात आएगी, तो हम सीना ठोक कर ये बात कहेंगे कि एशिया के अंदर या पूरे विश्व के अंदर हमारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो चाइना है। चाहे सैन्य बल के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे साजिशों के आधार पर हो। आप इतिहास देख सकते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कोई हैसियत भारत के सामने नहीं है, वो बच्चे के बराबर भी नहीं है। इतिहास गवाह कि हमने जब चाहा तब पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसको मारा है। यहां तक हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान की हमारी हैसियत नहीं है। और हमारे ऊपर इल्जाम कौन लगा रहा है? हमारे ऊपर इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं जो खुद जिन्ना की मजार पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, जिन्ना को सेकुलर लीडर बोलते हैं, जिन्ना की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डाल करके वहां टहलते हैं, बिन बुलाए शादी में जाते हैं और वहां बिरयानी खाते हैं। इस तरह की हरकत करने के बाद इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे इल्जाम लगाने के बाद। तो पाकिस्तान को आप दुश्मन मानते ही नहीं है। इसके बाद बोलने के लिए कुछ है नहीं। परवेज जी, पाकिस्तान को आप दुश्मन मानते ही नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश समय देश आज देख चुका है। परवेज जी, आप आवाज बक रहे हैं। मेरी सवाल तो सुन लीजिए परवेज जी। हालत आज क्या हो गई? परवेज जी, इस हालत से परवेज जी खुश होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर परवेज जी, सवाल तो सुन लीजिए। पाकिस्तान को आप दुश्मन मानते ही नहीं है, इसका मतलब? नहीं, किसने कह दिया? किसने कह दिया दुश्मन नहीं मानते? हम पूछ रहे हैं कि किस समाजवादी नेता ने, सर, किस समाजवादी नेता ने नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डाल करके वहां टहल रहा था? वो समाजवादी नेता था कि भाजपा का नेता था? बिरयानी खाने कौन गया था? समाजवादी नेता था कि भाजपा का नेता था? किसने जिन्ना की तारीफ करी? मजार पर कौन गया? फूल चढ़ाने कौन गया? फातिया कौन पढ़ रहा था? ये हमको बताएं। ये हमको बता रहे हम दुश्मन नहीं मानते। ये लोग, पाकिस्तान वहां साजिशें रचता है और जो वो वहां पे ख्वाहिशें रखता है, भारत के अंदर भाजपाई वही करते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन शांति बनी रहे, एकता अखंडता बनी रहे, क्योंकि वो इसी आधार पर बंटवारा उसने किया था। 70 सालों से वो कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को वो गलत साबित करे कि तुमने भारत को चुन करके तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ यहाँ पर जुल्म होगा। और जो पाकिस्तान वहां पे सोचता है, जो भारतीय मुसलमानों को वो दिखाना चाहता है, भारत के अंदर वही भाजपा मुसलमानों के साथ में, ईसाइयों के साथ में करती है, आजकल लोगों के साथ में करती है, क्योंकि वो पाकिस्तान को सही साबित करना चाहती है। असली पाकिस्तानी परस्त ये भाजपाई संगी है, जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसको यहाँ पे कामयाब करते हैं। परवेज जी, अभी कुछ दिन पहले ही आप देखिए महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल पे इससे लोग बात नहीं करते हैं। परवेज जी, कुछ दिन पहले ही एक बयान और आया था अखिलेश जी का, जिन्होंने जिन्ना को, आपने खुद कहा, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, जिन्ना की जिद की बेबयाना, तो जिन्होंने खुद कहा कि सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका भी योगदान रहा है इसको आजाद कराने में पूरी तरह से, और कहां सरदार पटेल कहां जिन्ना। तो इस बयान पे आप क्या कहेंगे? ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, लेकिन जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से किसने की? कुछ दिन पहले की बात है। आप हमको ये बताइए, क्या जो आजादी में जिन्होंने जंगे आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया, क्या उनकी योगदान को आप नकार देंगे पूरी तरह से? चाहे वो पाकिस्तान चले गए हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, आप हमको इस बात को बता दीजिए। जी, लेकिन विभाजन इनकार कर देंगे? विभाजन किसके कारण हो गया? इसी आधार पर तो हम बोल रहे हैं कि विभाजन के बाद से पाकिस्तान लगातार चाहता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को नीचा दिखाए, तो दिखाए कि तुमने भारत को चुन करके बहुत गलत किया है। और यही काम, इसी चीज को कामयाब करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर भाजपा उतना काम कर रही है। नहीं तो परवेज जी, अगर उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया सिर्फ एक जिद के कारण, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी मुसलमानों को कत्लेआम करने के लिए कौन संसद चला रहा था? नहीं, आप ये बताइए। और यही चीजें पाकिस्तान अपने यहां दिखाता है, यही चीजें वो बताना चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। देश के हमारे टुकड़े हो गए आजादी के बाद, आप भी जानते हैं जिन्ना की जिद के कारण उन्होंने अलग राज्य, अलग देश बनाने की बात कही और अलग देश बन गया। तो जिन्ना की तुलना ऐसे में सरदार पटेल से करना उचित है क्या? जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया, क्या उनके योगदान को आप नकार देंगे, हाँ या ना? भले वो पाकिस्तान चले गए हो या बांग्लादेश चले गए हो, चले नहीं गए, पाकिस्तान बनने के बाद, करवा दिए, विभाजन होने के बाद उनकी मजार पे कौन गया? चले नहीं गए, टुकड़े करवा दिए, फांसियां पढ़ने कौन गया? देश के टुकड़े करवा दिए,
देश के टुकड़े करवा दिए, ये बोल रहे, चले नहीं गए। बिल्कुल 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 मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने देश के टुकड़े कराए, मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना है जी, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो फिर जिन्ना, जब आप मान रहे हैं कि टुकड़े कराने में हिंदू महासभा को तो आप कोस ही रहे हैं, जब जिन्ना ने टुकड़े कराए तो फिर जिन्ना की तुलना इतने बड़े महान नेता से करने की जरूरत है क्या, सरदार पटेल से? देखिए, मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूं कि जी। भैया ये बताइए कि जिनका योगदान है, क्या आप उनको नकार देंगे? जी, आप क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि जिनका योगदान है भारत की आजादी में, क्या आप उनको नकार देंगे? चलिए, जिसने घर बनाने में बहुत मदद की आपका और हमारा घर बनाने में, बाद में उसी ने मेरा घर गिरा दिया, तो उसको भी हम कहेंगे हाँ, घर बनाने में उन्होंने मदद की थी, हमारा आशियाना बनाने में मदद की थी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है दीपक बघेल जी। बघेल जी, निश्चित तौर पे ये बात सत्य है कि इस समय चाइना हमारा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, न केवल सीमाओं को लेकर के, बल्कि वो जिस तरह से उसकी विस्तारवादी नीति है चीन की, उस विस्तारवादी नीति के तहत आगे भी बढ़ रहा है। आप भी जानते हैं, लद्दाख हो, गलवान घाटी हो, इन जगहों पे वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आर्थिक पहलू में भी चाइना हमको पूरी तरह से पीट रहा है। ऐसे में अगर उन्होंने कहा है कि चाइना हमारा दुश्मन है, वो नहीं मान रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर जिन्ना से है जिनको प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार? इस तरह के नारे बीजेपी के संबित पात्रा जी लगाते हैं, इससे आप क्या कहेंगे? कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं पूर्ण रूप से इत्तेफाक रखता हूँ। संबित पात्रा जी ने आज एक बहुत अच्छी बात उठाई है और सही बात उठाई है, और आज देश को और प्रदेश को बताया कि किस प्रकार से कुछ समुदाय विशेष को खुश करने के लिए और समुदाय विशेष के भी कुछ लोगों को खुश करने के लिए किस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति में कितना गर्त में जा सकती है, आज वो समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है। आपको मैं कुछ तथ्य बताता हूँ। आज तक आजादी के बाद से, जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, आज देश के अंदर न जाने कितने हमले हुए। आए दिन ऐसी कोई घटना नहीं होती थी जब कोई आतंकवादी घटना नहीं सुनाई देती थी। आप चाहे उरी ले लीजिए, चाहे पुलवामा ले लीजिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसके अंदर उनको पुरजोर तरीके से जवाब दिया गया। उसके बाद भी आज आजाद भारत के अंदर जिन्ना का क्या काम है? जिस जिन्ना ने इस पूरे देश को खंड खंड कर दिया, जिसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका अभी 562 रियासतों को जोड़ने वाले ऐसे राष्ट्र नायक सरदार पटेल जी के सामने नाम लेते हैं तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की वार्ता करते हैं। आज चाहे चीन की विस्तारवादी नीति हो या वो हमारा जमीन विवाद चल रहा है उनके साथ में, तो वो लंबे समय से चल रहा है। के बाजार पे भारत का अपने स्टैंड है और बातें के अंदर आपने गलवान घाटी में को जिन्ना को सेकुलर कहने वाले पे भारत के सैनिकों ने परवेज जी, अरे परवेज जी, आप जवाब दे रहे थे। अरे परवेज जी, एक एक करके, अरे एक एक करके भाई, परवेज जी भाई जवाब, आपके पास मुद्दे नहीं है। अरे परवेज जी एक मिनट, ऐसे लोग हैं समाजवादी लोग। अरे भाई परवेज जी, दीपक जी एक मिनट, अरे परवेज जी आप अपनी बात कर रहे थे, दीपक जी सुन रहे थे। देखिए, बीच में अगर इस तरह टीका टिप्पणी होगी, अपनी बात अपनी पूरी करिए, उनकी बात आएगी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, तब खंडन करिएगा। इस तरह से अगर खंडन करेंगे तो दर्शक जिसके लिए आप बैठे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अमूल्य समय दे रहे हैं, वो उनको सुनाई नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं डिबेट का। तो दीपक जी की बात आ जाए, फिर आपके पास मैं फिर आऊंगा। प्रदीप जी भी इंतजार कर रहे हैं, देखिए कितने सहजता के साथ आप दोनों लोगों को सुन रहे हैं। प्रदीप जी के पास भी जाएंगे। दीपक जी अपनी बात रखें, लेकिन आपने जो बात रखी है, सीधी सी बात यह है कि चाइना दुश्मन, अगर उन्होंने कहा चाइना दुश्मन नंबर 1 है इस समय, तो निश्चित दुश्मन नंबर 2 होगा पाकिस्तान। इन सब बातों में तो चाइना को लेकर अगर बात कही है तो उसको सीधे पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार की इनकी नीति है। इन्होंने पहले, अरे जो जिसमें सबसे ज्यादा दंश थी है, मैं आपको बता दूं, आप सुनिए कहां से शुरू होता है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, हमारे 257 लोग मारे जाते हैं। कोयम्बटूर धमाका, हमारे 11 स्थानों पर धमाके होते हैं, 12 लोग मारे जाते हैं। श्रीनगर धमाका, क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला, संसद हमला, जम्मू कश्मीर में कालचूक, अक्षरधाम मंदिर हमला, जेके और अखनूर में हमला, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन धमाके, मालेगांव ब्लास्ट, श्रीनगर में धमाका, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट, हैदराबाद में ब्लास्ट, यूपी में सीआरपी कैंप पर हमला और जयपुर में विस्फोट, आप क्या साबित करना चाहते हैं? में विस्फोट, असम में गुवाहाटी में। सबसे ज्यादा अगर देश को किसी ने, अगर देश की जान और माल की अगर नुकसान करा है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का आज दर्द मैं बताता हूँ भाई,
त्रिपाठी जी, जी। आज से पहले जब 2014 से पहले सरकारें थी, इस प्रकार का एक माहौल समाज के अंदर व्याप्त था। आए दिन ऐसी कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन घटनाएं नहीं होती थी। आप एक बार उन शहीद कौशल रावत जी से पूछिए जो पुलवामा हमले में मारे गए, वो शहीद हो गए, उनकी 2 बेटी और एक छोटे बच्चे से पूछना कि वो क्या सोचती है, आज उनका क्या दर्द है। एक बार उन दीपक जी इसका मतलब यह है कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है? नहीं, चाइना हमारा दुश्मन है और उससे हम रणनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं और लगातार हर मोर्चे पर उसे फेल कर रहे हैं। देखिए, आज से पहले चाइना का जवाब किस सरकारों ने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद गलवान घाटी से 1 इंच जमीन हमारा सैनिक वहां से नहीं हिला। और फिर उसके बाद में कांग्रेस दिखाती है कि किस प्रकार से चीनी सैनिक गलवान के अंदर आ गए। तो भारतीय सेना उसके अंदर एक फोटो डाल के दिखाती है कि प्रदेश की और देश की जनता को भ्रमित करने का काम है इन विपक्षी पार्टियों का, और ये आज भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतती है तो एक बार अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब वो उसका उल्लास मनाते हैं, जब वो पाकिस्तान की जीत पर उल्लास नहीं मना रहे थे, वो भारत की जीत हार पर उल्लास मना रहे थे, और उस पर अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। यही अखिलेश यादव संसद के अंदर बोलते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर किसका है, तो हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ये भारत का हिस्सा है और ये भारत का ही भूमि है और ये भारत की होकर रहेगी। ये हमारे गृह मंत्री बोलते हैं। दीपक जी, मुझे सबसे बड़ी बात बता दूं, जब देश का नक्शा बदलने की बात करते हैं तौकीर रजा जैसी, तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। केवल और केवल समाज को बरगलाने का काम करने वाला है, दीपक जी, विखंडन करने का काम करने का काम किया है। दीपक जी, जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, उन्होंने भी ट्वीट किया कि गलवान घाटी के इधर एक ब्रिज बन रहा है जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा। क्या वो उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो चित्र दिखाया वो गलत है? उसका खंडन करते हैं आप? जी, वो गलवान घाटी से अपने क्षेत्र में बना रहा है। उसके बाद भी हमने रणनीतिक तौर पर वहां पर कितनी चीजें बनाई, ये भी तो मीडिया को दिखाया ना कि हमने वहां पर रोड बना दी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, आज वहां पर हमारी हवाई पट्टी हमने खड़ी कर दी, हमने वहां पर सैनिकों की रसद के लिए कैंप तैयार किए, नए टेंट तैयार किए। ये सब चीजें भी तो हमने की है लगातार, और उस पर हम रणनीतिक तौर पर लड़े हुए हैं और अड़े हुए हैं, और 1 इंच जमीन छोड़ने को नहीं बोल रहा। देखिए, अगर 1 इंच भी जमीन, आज भारतीय सेना इतनी संवेदनशील है कि वो जमीन के एक टुकड़े के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाती है, और वहां न जाने कितने लोगों ने उस भूमि के लिए शहीदी दी है अपनी। तो वहां पर आप सैनिकों के शौर्य पर शक करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, मन में बड़ी नहीं। यहाँ तो मुद्दा दूसरा है, पाकिस्तान और चीन में है, कौन है नंबर 1 दुश्मन, किससे हमें ज्यादा खतरा है। आपने अपनी बातें गिनाई कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान में टेंट के आतंकवादी हो, अंदर आके जो ब्लास्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा खतरा है। परवेज जी का कहना है कि निश्चित तौर पे दूसरे दलों का कहना है कि हमारा बॉर्डर विस्तारवादी नीति के तहत हमारी वो जमीन हथिया रहा है, हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि चाइना के जो माल आते हैं, जो भी यहाँ व्यापार करते हैं, उसका धीरे धीरे करके बहिष्कार होगा। खैर, वो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही? साफ और स्पष्ट आ रही जी। जिन्ना से जो करते हैं प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार? पात्रा जी ने दिया है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि नंबर 1 दुश्मन हमारा चाइना है, हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है। दीपक जी ने कहा पाकिस्तान से किस तरह के खतरे हैं? अंदर घुस के, जो घर का भेदी लंका ढाबे, एक कहावत है, जो घर के अंदर है उससे ज्यादा खतरा है, जो चिन्हित दुश्मन है उससे कम खतरा है। अपने जीवन में संबित पात्रा जैसे व्यक्ति ने पहली बार कोई बात सत्य कही है जी। पहली बार उसने ये माना है जो जिन्ना से प्यार करते हैं वो पाकिस्तान से कैसे इनकार कर सकते हैं जी। बात बिल्कुल सही है। जब जो लोग जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाते हों, जो लोग जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी के पहले 3 प्रदेशों में सरकार चलाते हो और अपने ही सदन के अंदर भारत पाकिस्तान बंटवारे का मसौदा पास करते हो, जो लोग पाकिस्तान में बगैर बुलाए वहां के प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर बिरयानी खाते हो, वो लोग निश्चित तौर पर भारत से प्यार नहीं कर सकते। ये बात संबित पात्रा ने सही कही है। वो लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वो लोग जिस देश में प्रधानमंत्री बनते ही उनका दौरा पाकिस्तान होता हो, उसके अलावा कोई राजनीतिक दल जिसके प्रधानमंत्री बनते हो उनका दौरा पाकिस्तान ना होता हो, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, भारत से नहीं। वो पाकिस्तान की बंटवारे की राजनीति को पसंद करते हैं, भारत की सर्वधर्म सर्वभाव की राजनीति को खारिज करते हैं। ये बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, तो हमेशा उसका प्यार, प्रथम प्यार पाकिस्तान से रहा है।
जिंदा दे रहा है, जिन्नावादियों से रहा है। निश्चित तौर पर हमें कहते हैं उन्हीं की सरकार में अलीगढ़ के अंदर जिन्ना के लिए एक हाल बनता है, उन्हीं की सरकार में गुजरात में जिन्ना की तस्वीर लगाई जाती है, उन्हीं की सरकार में जिन्ना की जिंदाबाद के नारे लगते हो, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कहां पे जिन्ना के जिंदाबाद के नारे लग गए प्रदीप जी, कहां लगे? हमें कहते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक हाल बना, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में जिन्ना का हाल बना हुआ है। यह मैं चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहता हूं, अगर वो इस बात को खारिज करे या बताए कि वो किसके कार्यकाल में बना है। हमें कहते हैं आश्रम के बगल में जो लगी हुई है, बताए कि वो तस्वीर किसने लगाई है और उसका खर्चा कौन सी सरकार दे रही है, तो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उस समय की जो हिंदू महासभा थी और मुस्लिम लीग ने मिलकर वो हिंदुस्तान में 3 प्रदेशों में सरकारें चलाई और उसी में यह मसौदा पास हुआ भारत पाकिस्तान बंटवारे का। क्या ये गलत कह रहे हैं? हमें कहना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं, जिन्ना प्यार, जिन्ना से प्रेम हमेशा जनसंघियों का रहा है, संघ के विचारधारा के लोगों का रहा है। इसका प्रमाण समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री जो उनके भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए उन्होंने दिए। प्रदीप जी आपने मामला रहा हो, चाहे वो मोदी जी का मामला रहा हो। चलिए, जिन्ना बिरयानी भी खा ली, गलबैया डाल के फोटो भी खिंचा ली, लेकिन लगातार आप भी देख रहे हैं सपा प्रमुख की तरफ से कभी जिन्ना और सरदार पटेल जी की तुलना होती है, कभी इस बात को कहा जाता है कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, पाकिस्तान नहीं है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? हमें साफ और स्पष्ट कहना चाहते हैं कि चाइना दुश्मन नंबर 1 बिल्कुल है, इसलिए है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश के बगल में उसी प्रदेश को अपने अपने नक्शे में दिखाने वाला चाइना क्या भारत का दुश्मन नहीं है? भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है क्या? क्या भारत की धरती पर प्रवेश करने वाला भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है क्या? हम निश्चित तौर पर कहते हैं पाकिस्तान भी आतंकवादी देश है। हमें कहना चाहिए कि हमें दुश्मन देश का तमगा आज तक हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया? ये चूक किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चूक है। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। घोषित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या अकेले आतंकवादी देश क्या अकेले भारत घोषित कर सकता है? बताइए, आप दुश्मन अपने दुश्मन देश तो घोषित करिए। हाँ, दुश्मन देश की जो दुश्मन देश का जो प्रोटोकॉल होता है उसे तो निभाइए। आप तो क्या जाके बिरयानी खाते हैं? नहीं, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या अकेले आतंकवादी देश घोषित कर सकता है भारत? दुश्मन देश घोषित कर सकता है या नहीं, बताइए आप। ये खैर दुश्मन देश घोषित कर देना, दुश्मन देश का प्रोटोकॉल क्या होता है? लेकिन आतंकवादी तो नहीं घोषित कर सकता। जवाब दीजिए, दुश्मन देश का प्रोटोकॉल क्या होता है? नहीं, आतंकवादी तो नहीं घोषित। दुश्मन देश का प्रोटोकॉल निभाया क्या इन्होंने? चलिए, वो तो खैर दीपक जी बताएंगे। जो आतंकवादी देश पाकिस्तान इस देश को बार बार लहूलुहान कर रहा है, देश के जवानों को शहीद कर रहा है, उसे हम दुश्मन देश क्यों नहीं कहते? और दुश्मन देश का प्रोटोकॉल हम क्यों नहीं मानते? तो दुश्मन की तो बात हो रही है आज के। नंबर 1 नंबर 2 बात कहाँ हो रही है? बात तो बिरयानी खाने की हो रही है जी। बात तो बिरयानी खाने की हो रही है। डोभाल जी जाकर पाकिस्तान के नेताओं से चुपचाप मुलाकात करते हैं जी। बात तो इस बात की हो रही है। तो बार बार हम कहते हैं कि आप घर के आंगन में बैठकर आप ये बताते हो कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात आती है तो बार बार आप उसे गलबैया करते नजर आते हो। डोभाल जी ने स्टैंड क्लियर होना चाहिए। संबित पात्रा ने आज ईमानदारी की बात की है कि जिन्ना को चाहने वाले हमेशा पाकिस्तान प्रेमी हो सकते हैं, भारत से प्यार नहीं कर सकते। चलिए, आपने बहुत अच्छी डोभाल जी की बात आई तो वही डोभाल जी ने पाकिस्तान में हमारी गुप्तचर एजेंसी को कितना मजबूत किया है वो इतिहास भी आप जानते ही होंगे। खैर, डोभाल पे बात नहीं। डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में जो व्यापार चल रहा है ये भी तो बताइए। जी, ये तो खैर दीपक जी बताएंगे, लेकिन आपने हमें सपा प्रमुख की जो हमने आपको बयान बताया कि सपा प्रमुख जी ने ये कहा है, उस पर आपने बिल्कुल किनारा कर लिया, उस पर आपने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, हम कतई ऐसे किसी व्यक्ति को जो जिन्ना के समर्थन की बात करता हो, हम जिन्ना के समर्थन को खारिज करते हैं। लेकिन माननीय श्री अखिलेश जी ने जो बात कही है, आप पूरा बयान चलाइए। अखिलेश जी ने, हमें लगता है हम अखिलेश जी के बयान की सफाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। हम उनके बयान पे कोई टिप्पणी हमारी नहीं है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं। अखिलेश जी ने संभवतः ये बात कही कि कोई इसकी स्कूल की बात की जहां के सभी विद्यार्थी थे, एक देश तोड़ने की बात कर रहा था, दूसरा देश जोड़ने की बात कर रहा था। ये बात अखिलेश का बयान है, उसको तोड़ मरोड़ कर ये संघी जो जिन्ना प्रेमी लोग हैं वो उसको पेश कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुशील दुबे जी।
इस तरह के बने उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें लगता है पहली बार परिवारवाद तो आता रहा है हमेशा, लेकिन जिन्ना की एंट्री हो जाना, पाकिस्तान की एंट्री हो जाना, खैर आतंकवाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति वहां होती रही है, अल्पसंख्यक विरोध में बहुसंख्यक वाला मुद्दा चलता रहा, लेकिन ये कितना असर डालेगा। विकास के मुद्दे एक तरफ छूट गए, किसानों का मुद्दा एक तरफ छूट गया, बेरोजगारी मुद्दा एक तरफ छूट गया, आवारा पशुओं का मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हो गया है, एक तरफ चला गया। ये कितना असर डालेंगे। चीन नंबर दुश्मन एक है, पाकिस्तान नहीं है, जिन्ना की मजार पे वो जाते हैं, जिन्ना का वो समर्थन करते हैं, सरदार पटेल के साथ तुलना करते हैं, ये सारे मुद्दे कितना असर डालेंगे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के मन में। धन्यवाद, आपको हमारी भी याद आ गई सूर्याई त्रिपाठी जी। नहीं, हम इसलिए आपकी याद बाद में किए कि सबकी बातें सुन लें, क्योंकि आपका तो उपसंहार जो कहते हैं लेख लिखा जाता है, प्रस्तावना आ जाए तो फिर आगे आप उसकी भूमिका बनाएंगे। संहार नहीं, उपसंहार जी। अच्छा त्रिपाठी जी, ये चुनाव मेरे ख्याल से प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं जी। ये सभासदी का हो सकता है, अगर यही हाल रहा जी तो ये बीजेपी के संबित पात्रा टाइप के लोग जी सभासदी के चुनाव में जिन्ना को ले आएंगे। जी जी बोलिए आप। मेरे हिसाब से जी जिन्ना और पाकिस्तान इनकी प्रेरणा है। जी जो संबित पात्रा जी ने कहा, जी आपको एक चीज बताइए, आपको आवाज, क्या संबित पात्रा जी आपको आवाज रिवर्स आ रही है क्या? आप बोलते बोलते रुक जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं, हमें नहीं पता कैसी आ रही है, लेकिन हम जो अपने हिसाब से नॉर्मल बोल रहे हैं। जी जी। तो त्रिपाठी जी, इसमें क्या ये संबित पात्रा जी ये बता पाएंगे जी कि जिस बांग्लादेश को, जिस जिन्ना के देश के नेताओं के घमंड को लौह महिला इंदिरा गांधी ने तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, जी क्या ये संबित पात्रा उन लौह महिला की जिंदाबाद कर पाएंगे? जी। क्या जो शांति बस के रूप में अटल जी ने जिन्ना के देश में बस भेजी थी, क्या उसका जो शानदार नेता अटल जी थे, उनकी उस बस की यात्रा का खंडन कर पाए, निंदा कर पाए, क्यों बस भेजी थी? जी। ये जिन्ना के देश में दो कांड हुए, एक ने जिन्ना के देश को टुकड़े टुकड़े किया, दूसरे ने वहां पर बस भेजी। बाकी कौन बिरयानी लेके गया, कौन वहां बीच यात्रा में जा कहीं रहे थे, रुक गए पाकिस्तान में, अडवाणी जी किसने बेइज्जत किया, क्या हुआ, कहां पर शाल आई, किसको दी गई, हम किसी की मां को शाल भेजी गई, बादल, ये सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि ये जूनियर जिन्ना टाइप के जो नेता है, इनकी प्रेरणा है कट्टरवाद। पाकिस्तान एक कट्टर सोच का, बहुत ज्यादा कट्टर सोच का अविकसित देश है, जिसको अपने विकास से कोई मतलब नहीं। जहां पर सत्ता के लिए सेना अध्यक्ष को निपटा दिया जाता हो, जहां सत्ता के लिए नेताओं को तुरंत वो कर दिए जाते हो, वहां पर जिन्ना हर घर में जिन्ना है, और उसी जिन्ना की प्रेरणा को लेकर 14 के बाद हिंदुस्तान में भी कई जिन्ना पैदा हो रहे हैं। जब सोच अभी छोटी है, जब सोच बड़ी होगी तो यही जिन्ना होंगे। आप बताइए, ये जिन्ना वाली सोच को खारिज किया संबित पात्रा, अभी चुनाव लड़े थे उड़ीसा से, तो ये जिन्ना वाली अगर सोच ना होती तो खारिज होते, वहां की या संसद में बैठे होते। कहीं ना कहीं कट्टरता की जो सोच है, सुशील जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। सुशील जी हम ये जानना चाह रहे हैं, संबित पात्रा गलत हैं कि अखिलेश जी गलत हैं कि और कोई नेता गलत है ही नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं ये मुद्दे उत्तर प्रदेश की जनता को कितना प्रभावित करेंगे? मैं बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। ये मुद्दे उत्तर प्रदेश जनता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन है हमारी वीर सेना का। पाकिस्तान दुश्मन है हमारी मिलिट्री फोर्स का। पाकिस्तान दुश्मन है हमारी रक्षा सेना का, जो आज माइनस में बर्फ में खड़े होकर बंदूक ताने, सीना ताने, तिरंगा बांधे खड़े हैं, ये उनका मैटर है। जो हमारी जाबाज वीर सेना है, ये संबित पात्रा का दुश्मन जिन्ना नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस और सपा और भाजपा का आपका उसका दुश्मन जिन्ना नहीं है। जो
जो जिन्ना उसकी उनके हमारे शरद रोज कहते हैं कि पाकिस्तान मुंह देखेंगे मुंह तोड़ देंगे, तो ये मैटर यहां आना ही नहीं चाहिए। हमारा दुश्मन कौन है त्रिपाठी जी? हमारा दुश्मन है, आज भी लोग कूड़े से जो खाना ढूंढ रहे हैं, हमारा दुश्मन वो बेरोजगारी है, वो भूख है, वो गरीबी है, हमारा दुश्मन कोरोना है, हमारा दुश्मन अशिक्षा है, हमारा दुश्मन जो मॉब लिंचिंग दौड़ा दौड़ा के मारते वो दुश्मन हमारा दुश्मन है। उत्तर प्रदेश अपराध नंबर 1 पे आया है देश के क्राइम आयोग के हिसाब से, हमारा दुश्मन वो है। हमारा दुश्मन जो है वो हम देख ही नहीं पा रहे नहीं, हम इसी के कारण हमारा दुश्मन वो है जो हमको शिक्षित नहीं होने देता है। सुशील जी, आज का मुद्दा वो है जो हमको भूखे। आज का मुद्दा हमारा बेरोजगारी, कोरोना, ये सब नहीं है। आज का मुद्दा हमारा ये है कि अखिलेश जी बार बार जिन्ना का नाम ले लेते हैं, कभी पाकिस्तान नाम का नाम ले लेते हैं। चाइना नंबर 1, पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, चाइना है, उसके अगेंस्ट में जो बीजेपी पलटवार करती है। तो इन सब मुद्दों को एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति चली जा रही है। इस मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। ध्रुवीकरण एक उनको मालूम है कि अल्पसंख्यक मत उनके साथ आएंगे सब करने से। अखिलेश जी गलती से जी, अखिलेश जी, अच्छा त्रिपाठी जी चीज बताइए, अखिलेश जी तो एक बार नाम ले लेते हैं जिन्ना का जी, उसके बाद 500 बार ये लोग नाम फिर क्यों लेते हैं जिन्ना का जी? ये उस विषय को शांत क्यों नहीं कर देते हैं? अगर इनको इतना ही कट्टरता से रोब है, अगर इतना ही जिन्ना से अपने दुश्मन का नाम रोज रोज क्यों लेते हैं जी? दिन में 6 बार क्यों लेते हैं जी? क्या जिन्ना इनके धार्मिक पुरुष है? क्या बीजेपी के जिन्ना धार्मिक पुरुष है जिनका नाम दिन भर लेते रहते हैं जी? इनका नाम अगर ये इतना ही मजबूत हो तो ये पटेल जी के नाम पे वोट मांगे, नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम पे वोट मांगे, जो उन्होंने विकास के काम उत्तर प्रदेश किए उसके नाम पे वोट मांगे। ये किस बात में जिन्ना के नाम पे ध्रुवीकरण करा रहे हैं? और अब की मुझे नहीं लगता है, जो आपकी बात का जवाब है, उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश के चुनाव में आपकी कोई ध्रुवीकरण होगा। चुनाव सीधे सीधे 1 to 1 है और विकास के नाम पे चुनाव होंगे जी। इसमें आपकी जिन्ना कोई मैटर नहीं करेगा। पुलवामा मैटर हो चुका, आज तक RDX कहां से आया था पता नहीं चल पाया। तो अब ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा ही नहीं। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीतोगे जी? आप इस अपने प्रदेश के नाम पे नहीं जीत सकते चुनाव। आपने 5 साल जो विकास किया उसके नाम पे जीतेंगे, आप जिन्ना जिन्नी के नाम पे जीतेंगे चुनाव। चलिए, ये तो खैर दीपक जी उत्तर देंगे। आपकी बात का जवाब ये है जी 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 बोलिए सुशील जी। जिन्ना को हटा के बताएं कि हमारा मुख्य मुद्दा ये है। चलिए, जिन्ना का वो नाम लेता है विपक्ष, दिन में इनको जिन्ना ज्यादा से है भाई। सुशील जी, अगर जिन्ना का नाम विपक्ष लेगा तो सत्ता पक्ष निश्चित तौर पे जिन्ना के नाम पे वो भी चाहेगा। अगर जैसा कि उनकी सोच है, जो मेरा मानना है, दीपक जी बेहतर बताएंगे कि अल्पसंख्यक मतों का ध्रुवीकरण दोनों तरह से होता है। अल्पसंख्यक मतों को एक साथ लाने की ये एक मुहिम हो सकती है और उनका बहुसंख्यक मतों को लाने की मुहिम हो सकती है। दीपक जी बताएंगे। अल्पसंख्यक जिन्ना का वोटर नहीं है, अल्पसंख्यक जिन्ना का वोटर नहीं, देश का वोटर है भाई साहब। जिन्ना के नाम पे अल्पसंख्यक वोट देने नहीं जा रहा है कहीं पर जी। न बीजेपी को वोट देने जा रहा है, न ही सपा को वोट देने जा रहा है, न ही कांग्रेस वोट देने जा रहा है, न ही भाजपा को वोट देने जा रहा है। ये तो जिन्ना के नाम पर कोई अल्पसंख्यक मुसलमान कहीं वोट देने नहीं जा रहा है जी। जिन्ना के नाम पे नहीं, हम तो इस समय पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुद्दा ही हमारा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान कहां से आ गया? वही तो मैं कह रहा हूं, परिवारवाद, विकास, इन सब मुद्दों पे हो सकता है, बेरोजगारी पे, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया, यही तो मुद्दा है हमारा। खैर, वो तो दीपक जी उत्तर देंगे। परवेज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुशील जी का उत्तर दे दें दीपक जी पहले, क्योंकि उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं परवेज जी। जी दीपक जी। जी सवाल पूछिए, मैं थोड़ा सुनिए। नहीं, सुशील जी की आपने बात सुनी क्या? जी जी, सुशील जी की पूरी सुनिए आप। बस, तो सुशील जी ने जो टिप्पणी की है कि जिन्ना रोज पैदा हुए हैं 2014 के बाद से, छोटे छोटे जिन्ना हुए हैं, इस बार कोई ध्रुवीकरण नहीं होने वाला। हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने सीधे कही है। उन्होंने सीधे कहा कि अगर जिन्ना का नाम लिया तो आप क्यों लेते हैं 4 बार। और उससे भी इतर अगर बात कहे तो उनका कहना है कि जिन्ना का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर के आप लोग इसको राजनीति में ला रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके हिंदू मुस्लिम। जी मैं पहले, जी त्रिपाठी जी, मैं पहले क्लियर कर दूं, जब हम अपने 4.5 साल की उपलब्धियां बता रहे थे, हम बता रहे थे कि हमने क्या किया। हम जब गन्ने का समर्थन मूल्य बता रहे थे, हमने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, हमने कहा गन्ने का भुगतान किया, हमने 1,52,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया। आप 95,000 करोड़ का भी अपने समय पर नहीं कर पाए। आप 11,000 करोड़ का किसानों का गन्ने का भुगतान छोड़ के गए। जब हम ऐसी बातें कर रहे थे तो सबसे पहले जिन्ना कौन कर रहा था? पाकिस्तान की भी बात आज किसने की? वो अखिलेश यादव ने की। और ये समुदाय विशेष और जातिवाद की और धर्मवाद की बातें करते हैं,
तो उसके लिए इनको जान लेना चाहिए। एसटी हसन साहब, इनके सबसे पहले क्या जवाब आता है, उनका क्या क्या बयान आता है, मैं कोट करता हूं उनका बयान को, कि क्या कहते हैं, बीजेपी को हराना है, मुसलमानों को एक हो जाना है। ये इनके एसटी हसन साहब है, इनने एक बार उस पर कोई टिप्पणी करी, एक टिप्पणी नहीं की। इसके बाद इनके सलमान कुरैशी, इनका क्या बयान आता है, सपा सरकार आज आई तो मौलाना के पेशा से चिराग जलवाऊंगा। जब हम वहां पर अयोध्या के अंदर दीपोत्सव बना रहे थे तो इनके ऐसे ऐसे बयान है। वहीं पर इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी का बयान देख लीजिए, हमने यहाँ पर होगा, 7 सेवकों पे गोली इसलिए चलवाई। नहीं, सुन लीजिए, जब से मैं आपको धैर्य सुनाता हूं, आपको जवाब देने की बारी आई है, आप सुन लीजिए। सुशील जी, आपने बात कही, उस टिप्पणी पे वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। आपने सवाल डाला, मैंने आपको जवाब दिया, आप सवाल दूसरा पूछते, मैं जवाब आपको दूसरा देता। आप जैसा सवाल पूछेंगे उसका जवाब वैसा ही तो मिलेगा, और जो सही जवाब होगा वही तो मिलेगा। कि कोई और सवाल जवाब चाहिए आपको? आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफदारी करूं आपकी तरह? मैं नहीं करने वाला। मैं उन लोगों के साथ में नहीं जो भारत का नक्शा बदलने की बात करते हैं। अगर कोई भारत का नक्शा बदलने की बात करता है, हम उसकी नस्ल बदलने की बात करते हैं। ये बात सुन लीजिए, और कड़े शब्दों में और सीधे शब्दों में आपको कह रहा हूं। आपने तौकीर रजा पे एक शब्द कहा, जब वो इस प्रकार की बयान दे रहा था, आपके मुंह से जाते हैं, और आज पाकिस्तान और चीन के लिए आपके दिल खुल जाते हैं। आप ऐसी बातें करने वाले लोग हैं क्या? थोड़े से भी संस्कार और देश की मिट्टी का कोई कर्ज है जो आप लोगों के ऊपर है? आपने एक बात उन लोगों की शहादत के ऊपर बात करी, कौशल रावत जी लगातार आप तकरीरें करते जा रहे हैं। वही बात तो क्या था उनकी बेटी में? अरे सुनिए भाई, बेटे और एक सुनिए, मुद्दा कहीं और भटक गया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, दीपक जी सत्ता में आएंगे, ताकत में आएंगे, हमको मौका दिया, आज सभी प्रदीप जी आपके पास भी आऊंगा, परवेज जी आपके पास। दीपक जी अपनी बात संक्षेप में खत्म करें, परवेज जी के पास जाना है। त्रिपाठी जी, मैं आपको संक्षेप में ही बता रहा हूँ कि किस प्रकार से देश के सैनिकों ने अपने देश की मट्टी के लिए जान दी है, कुर्बानी दी है। उस परम कुर्बानी के बाद भी इस प्रकार के जो लोग हैं जो देश के अंदर विघटन का काम करते हैं, वो ये लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी अपनी योजना चलाई, अगर हमने 43 लाख मकान दिए तो क्या लगता है आपको हिंदू और मुसलमान देके दिए? हमने 15 करोड़ लोगों को राशन दिया तो लगता है आपको हिंदू और मुसलमान करके दिया? अरे इन्होंने तो उन लोगों पर तंश और मार दिया जब कैराना के अंदर जिन लोगों ने पलायन करवाया था, ऐसे भगोड़े गैंगस्टर लोगों को टिकट देने का, नाई रसिन जैसे को टिकट देने का काम किया। वहां सिखों के गुरुद्वारे पर हमला करने वाले ऐसे लोगों को मोहर्रम अली को और पप्पू पार्टी को टिकट देने का काम किया। इन्होंने तो परवेज जी आपके पास आ रहा हूँ। चलिए परवेज जी आप अपनी बात करें, दीपक जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। परवेज जी, प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। अगर इनके पास बात नहीं तो चुप हो जाए, लेकिन ये भ्रमण बातें ना करें। प्रदीप जी जब सांस ऊपर प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। नोच रहे थे, देखिए इसका जवाब दो। आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, जवाब जब आरोप लगाएंगे तो जवाब आएगा ही। क्यों पीपीई घोटाला हुआ, क्यों टेस्टिंग घोटाला हुआ? अरे आज पाकिस्तान और चाइना की बात चल रही है, प्रदीप घोटाले की बात नहीं चल रही है। प्रदीप जी मुद्दे पे आइए, प्रदीप जी मुद्दे पे, 70 लाख रोजगार इन्होंने उत्तर प्रदेश प्रदीप जी मुद्दे पे, परवेज जी मुद्दे पे, चिट्ठी देने की बात, पाकिस्तान चाइना जिन्ना इन सब की बात हो रही है। आज भूल गए, आज सिर्फ ये भ्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अरे जवाब नहीं है, कानून व्यवस्था पे जवाब नहीं है, हाथरस पे जवाब नहीं है, चलिए उन्नाव पे जवाब नहीं है, इससे खूब जवाब हो पे चुके जवाब नहीं है। अरे हम सब जवाब हो चुके हैं। वो जिन्ना जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग गलबैया करते नजर आते हैं, तो जिन्ना जो जिन्ना पे कितनी बृहद होती है, उनके साथ में भ्रष्टाचार होता है। और आपके मंत्री का क्या बयान आता है, लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्नाव पे मौन है। कुलदीप सिंह जैसे अपराधी बलात्कारी विधायक के अरे
प्रदीप जी, प्रदीप जी, आपको धैर्यवान रहता है। प्रदीप जी, सरकार चलाने वाली अरे एक मिनट भाई, प्रदीप जी, कैबिनेट जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अरे परवेज जी, इस तरह में किसी की बात नहीं आ पाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी की बात नहीं आ पाएगी जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की मैं पहले भी अनुरोध कर चुका हूँ आप लोगों से। प्रदीप जी, आप तो धैर्यवान प्रवक्ता हैं, आप तो सुनते हैं, फिर पॉइंट उत्तर देते हैं। अब बताइए, आपके सम्राट चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रवक्ता को झूठ नहीं बोलने देंगे। चलिए प्रदीप जी, भाई आप वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने समय पे आप उसका खंडन कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आप झूठा प्रचार करने नहीं देंगे। नहीं, आप चाहते हैं समय को बराबर सबको दिया जा रहा है। चाहते हैं कि चुनाव की पेटी के भाई समय को बराबर दिया जा रहा है ना। क्यों खड़ी रही भाई, आप जब बात कर रहे हैं प्रदीप जी जैसे तो बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ी रही? हम पूछना चाहते हैं साक्षी महाराज अरे प्रदीप जी, एक मिनट, आपका नंबर आएगा। क्यों खड़ी रही और क्यों महिला सशक्तिकरण के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रदीप है? जी, आज का मुद्दा महिला सशक्तिकरण नहीं है के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अरे भाई, ये आपका नंबर आएगा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप खंडन कर दीजिएगा। झूठ नहीं बोलने देंगे आप। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। प्रदीप वहाँ जी, पर भारतीय जनता पार्टी जरूरी नहीं है, झूठा प्रचार हम करने नहीं देंगे। जरूरी नहीं है कि जो आप भी बोले, परवेज जी बोले, वो आपके मत में सही हो सकता है, बीजेपी के मत में वो भी गलत हो सकता है। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आपके भारतीय मत जनता में पार्टी के झूठे प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। आपके मत में सही हो सकता है, गलत है, लेकिन उनके मत में सही भी हो सकता है ना। पूछिए आप ना, जो कह रहे हैं 1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों मिला? चलिए, ये आज मुद्दा नहीं है क्यों पूछिए? प्रदीप जी, ये मुद्दा नहीं है। लाशों पे उड़ी रामनामी कुत्ते क्यों नोच रहे थे? ये मुद्दा नहीं है आज मुद्दा। पत्रकारों ने आज मुद्दा दिखाने का प्रयास किया। अरे भाई, उन्हें प्रदीप जेल जी, क्यों भेजा गया? प्रदीप जी, आप पूछिए 93 से ज्यादा लीजिए आप पत्रकारों पर आपराधिक हमले क्यों हुए? चलिए, आप पूछिए। अरे आप सुनिए तो, आज मुद्दा ही नहीं है वो, आज मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यही है। अगर उस पे जाएंगे तो रोज वही बहस होनी है, रोज वही बहस होनी है, रोज आप सवाल करेंगे, रोज वही उत्तर आएगा। के प्रवक्ता चाहे संबित पात्रा हो, चलिए ये हो। प्रदीप जी, एक मिनट, परवेज जी का नंबर, परवेज जी की बात, अरे एक मिनट को इधर उधर फैलाने का प्रदीप जी, सही मुद्दों पर बात करना ही नहीं चाहते। अपने दल के प्रवक्ता अपने दल में बोलेंगे। किस प्रकार से सपा और कांग्रेस मिलकर गुंडाई कर रही है, ये आपकी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है। दीपक जी, डिबेट में भी अपनी गुंडाई से बाहर नहीं आ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही बोला था, लाल टोपी मतलब अरे एक मिनट दीपक जी, तब तो कहीं खत्म आपके अंदर से जाएगा नहीं। भ्रष्टाचारी होना आपका जाएगा नहीं, भ्रष्टाचारी होना आपका जाएगा नहीं। मुख्यमंत्री क्रांति का रंग है और आप मोहब्बत और क्रांति से डरने वाले लोग हैं। आपको मोहब्बत तो समाज कम नहीं होता है और अब वो दूर नहीं है। आपको बहुत आपको समाज को दिखाएगी, एक और देकर के आपको दिखाएगी कि मोहब्बत क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, क्रांति क्या होती है। हम शांत हो जा रहे हैं। दीपक जी, आप शांत बैठ जाइए। चलिए, आप दोनों लोग बात करिए। परवेज जी, प्रदीप जी, आप बात करिए, हम कोई सवाल नहीं कर रहे। दीपक जी, आप भी शांत रहिए। अरे मैं तो सर काम अगर ये सवाल करेंगे, दीपक अगर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं तो आप सवाल लाल टोपी पे सवाल करेंगे, इनको जवाब दूंगा। नहीं तो आप जब सवाल ही नहीं सुन रहे। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है प्रदीप जी पे, वो बहुत धैर्यवान और टू द पॉइंट्स बोलने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिंदुवार देते हैं। आज उनको पता नहीं क्या हो गया, कुछ नाराजी है लगता है आज प्रदीप जी को। नहीं बर्दाश्त करेंगे ना, वो भी झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता से नाराजगी है जी। चलिए, पार्टी तो उनकी है, अब वो झूठे हैं कि सच्चे हैं, ये जब आपका नंबर आएगा तो बताइएगा कि दीपक जी क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। आज सम्राट चैनल पर झूठा प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो आज तो मुद्दा दूसरा है ना, मुद्दे पे आप बात करेंगे। परवेज जी, मुद्दे पे आइए। पे आप जो सवाल आपके हैं उसका जवाब कहाँ दे रहे हैं? ये तो झूठा प्रचार कर रहे हैं आपका जी, आपके माध्यम से। नहीं तो उन्होंने तो कहा कि हाँ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नंबर उन्होंने टू द पॉइंट्स बिरयानी वाली बात पे हमारे घर के अंदर हमला किया। बिरयानी वाली बात पे तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, घर के अंदर हमला करने वाले को वो बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, जो चिन्हित दुश्मन है उससे ज्यादा। बगैर बुलाए घर पे पहुंच जाते हैं, बिरयानी खाते हैं जी। चलिए त्रिपाठी जी, अब आप बताइए, क्या दुश्मन देश के साथ आप सवाल कर लिया, आप सुनिए। क्या दुश्मन देश के प्रधानमंत्री के साथ गले में हाथ डालकर घूमा जाता है?
क्या बिन बुलाए दुश्मन देश में जाया जाता है? जी। क्या दुश्मन देश के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर कहा जाता है? क्या उसकी कब्र पे जा करके फांसियां पड़ी जाती है? अब हमको बताइए, अगर वो दुश्मन देश है तो ये क्या करने गए थे वहां पे? चलिए उसको बुलाकर अपने वहां जांच करवाते हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए। चलिए अभी इसका उत्तर पाकिस्तान ले लें। जैसे निकम्मे देश को बुला करके अपने यहाँ ये जांच करवाते हैं, उसके बाद कहते हैं वो नंबर 1 दुश्मन है। हम अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन नंबर 1 दुश्मन हमारा चाइना है, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। हमारे जो कई सदी का दोस्त हमारा नेपाल, जिसको क्या नाम है बरगला करके अपने चुंगल में फंसा करके उससे गोलियां चलवाई और उत्तर प्रदेश के कई शहरवासी उसमें मारे गए। आप बताइए, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह उसने हड़प ली और ये बता रहे हमारा दुश्मन नहीं है। तो किसके समय हड़पी थी? हमारे पूर्व किसके समय हड़पी थी परवेज जी? बिपिन रावत जी ने कहा हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना है। परवेज जी किसके समय हड़पी थी? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर किसके समय हड़पी थी? किसका शासन था उस किसके समय नहीं, वो अलग बात है जी। समय पे अभी नहीं जाएंगे। तो अरे अभी समय पे नहीं जाएंगे। हड़पी थी कि नहीं हड़पी थी? हड़पी थी। उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? ये हड़पी हम थी, कह रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी जी, सरकार इसीलिए हम कह रहे हैं चाइना हमारा पहला नंबर 1 दुश्मन है जी। नंबर 1 दुश्मन हमारा चाइना है, इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी देशों को बरगलाता है, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की मदद करता है। समझ रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं। अभी भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितनी उसने अंदर घुसाए उसके सैनिक, और ये मुंह देखते रहे, ये झूठ बोलते रहे कि नहीं वो अंदर नहीं आया है, ये झूठे लोग हैं। चलिए परवेज जी उत्तर ले लूं अब मैं? आप सुनेंगे क्या? आपने दीपक जी से सवाल किया है, प्रदीप जी ने भी किया है, उत्तर ले लें परवेज जी। बिल्कुल जी चलिए दीपक जी उत्तर दे दीजिए। साथ में आपने 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपने जमीन चाइना को दे दी, कब्जा कर लिया, आपने कुछ नहीं बोला। ये प्रवक्ता किसके थे? कांग्रेस के थे या सपा के थे? बस इतना। ये सपा के थे परवेज जी, कांग्रेस के प्रदीप जी हैं। जी जी जी, ये सर्वेश जी को शायद जानकारी नहीं है, वो अभी तक जिनका समर्थन करते आए और जिनके बदौलत केंद्र में मंत्री बने, उन लोगों ने ही सबसे पहले हिंदू चीनी भाई भाई के नाम पर नेहरू ने किस प्रकार से वहां पर फौज को नहीं लगने दिया। जानकारी बढ़ाने नहीं आए, आप अपनी बात रखिए। परवेज जी आपसे मैंने सवाल किया, आपसे मैंने सवाल किया, आप सुनेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें फिर ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों नहीं है? बुलाते सवाल व्यक्तिगत पूछोगे तो व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों नहीं बुला है? रखे? व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई, व्यक्तिगत कहाँ टिप्पणी हो गई? व्यक्तिगत कहाँ टिप्पणी हुई? आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, जिसके अंदर लोगों को वही गलवान घाटी के अंदर ये प्रोफेसर है, चाइना को भागना पड़ा, बाद में चाइना को देना पड़ा कि हमारे कितने परवेज जी आपसे मैंने कहा कि आप सुनेंगे। 50 से 60 ज्यादा जवान उनकी खबरें दिखाई नहीं थी, आप भूल गए क्या? परवेज जी आपने कहा था कि आप सुनेंगे, उनका उत्तर कांग्रेस पार्टी आएगा, ने सुनेंगे। अभी उन्होंने राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जिस प्रकार से गलवान के अंदर चीनी सैनिक आ गए, उसके लिए सेना को खंडन करना पड़ा था। सेना परवेज जी आपने बात कही, दिखाया था, वो भी आप भूल गए क्या? सुनेंगे, सुनने दीजिए, सुन लीजिए ना कृपया। दीपक जी आपने सवाल उठाए हैं, उनके ऊपर जिन्ना से लेके सारी बातें कही है, फांसियां पढ़ने तक की बात कह दी, तो उनका उत्तर तो सुनिए दीपक जी। मैं बिल्कुल मैं पूरा उत्तर दे रहा हूँ, सुनेंगे नहीं। इन्होंने किया। इसके बाद चाइना के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अंदर कमरे में बैठ के MOU साइन करते हैं। उसके बाद में उसका क्या होता है, क्या गुपचुप बातें होती, कभी इन्होंने बाहर आज तक नहीं गई, वो सब तो इनके अंदर की बात है। तो इनने तो ऐसे दया ने किन किन के साथ में पैक्ट किया, वो तो चलता रहता है कांग्रेस का, नई बात नहीं है जी। सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय पर आतंकवादी घटना है, एक बार भी ये कुछ करने को तैयार नहीं हुआ। धारा 370 हमने हटाई। और मैं बता रहा हूँ, जो लोग बिरयानी खाने गए थे ना, जिन लोगों ने वहां पर फतिया पड़ा था, या जो उस मजाक पर गए थे, उस लोगों के बारे में बता दूं कि वो उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसके बाद में लगातार उनका डिमोशन हुआ, इनको मालूम नहीं है। अंदर पार्टी के अंदर उनका कितना विरोध हुआ था, तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो बोल देते हैं खुले रूप से, पर ये लोग अपनी पार्टी के बारे में बताएं कि किस प्रकार से लगातार भारत के खिलाफ जो लोग मणिशंकर अय्यर हैं, वो वहां पर गए थे। वो तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से प्रेम है। एक बार बोले, आप खंडन करें, अगर इनके अंदर दम हो तो। दिग्विजय सिंह इनके बोलते हैं हमें तो पाकिस्तान से प्रेम है, खंडन करें। अरे इनके शशि थरूर बोलते हैं कि अगर 2019 में भाजपा जीत जाती है तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, ये पाकिस्तान बन चुका है क्या? खंडन करें। दिग्विजय सिंह का बयान, झूठ बोलना बंद करो, झूठे मणिशंकर अय्यर का बयान दिखाऊं आपको?
दिग्विजय सिंह का बयान निकालो। मैं बता रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर का बयान है, किस प्रकार से आप झूठ बोल रहे हो। हम पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, मणिशंकर अय्यर दिग्विजय सिंह का बयान निकालो, करके बोल रहा हूँ, मैं का बयान निकालो करके बोल रहा हूँ। मणिशंकर अय्यर ने बोला हम पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, मैं कह रहा हूँ कोर्ट करके बोल रहा हूँ, हम मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं हम पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान निकालो। चलिए प्रदीप जी, त्रिपाठी जी माफी नहीं मांगे दिग्विजय सिंह के बयान पे, त्रिपाठी जी आर्काइव से निकलवाइए, दिग्विजय सिंह के बयान पे ये माफी मांगे, आप दीजिए मणिशंकर का बयान आप निकालिए। प्रदीप जी, मणिशंकर अय्यर के बारे में दीपक जी समाजवादी पार्टी के जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस को छोड़ दीजिए, ठीक है। दिग्विजय सिंह की बात पर माफी मांगे। चलिए प्रदीप जी, पार्टी का झूठा प्रदीप जी बहस आगे नहीं जा पाएंगे। माफी मांगे, आप बयान चलाइए। प्रदीप जी बहस नहीं जा पाएंगे आगे। दीपक जी, हम नहीं मानेंगे, हम कतई नहीं मानेंगे। दीपक जी, दिग्विजय सिंह का बयान या तो आप चलाइए, बाकी है झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता से कहिए कि माफी मांगे। अरे झूठे प्रवक्ता आप हैं, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहते। आपके लोगों ने आज तक पाकिस्तान की गोदी में सर रख दिया, उनके यहाँ नतमस्तक हो गए। आप निकलेगा नहीं, पाकिस्तान का प्रेमी बताया। अगर नहीं तो हम ये कहते हैं ये आदमी देशद्रोही है। इसकी डिस्को डिबेट से बाहर करिए, वरना इससे कहिए देश का सबसे बड़ा विरोध आपने किया है जब आप ये बोलते हैं, आप उन लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत का नक्शा बदलने की बात करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भारत का नक्शा बदलने की बात करते हैं, एक मुंह में से शब्द नहीं निकलेगा, फिर जाएंगे आपके मुंह। झूठा प्रवक्ता है, की बातें करते हैं, त्रिपाठी जी को समझाइए, आगे प्रवक्ता है, सपा के बयान पे इससे कहिए माफी मांगे, माफी मांगे प्रदीप जी, आप बयान चलाइए। दीपक जी दे रहे हैं। दीपक जी आप कांग्रेस से बात कर चुके हैं, समर्थन करते हैं सपा के बयान पे बात कर रहे हैं। अगर आप समर्थन करते हैं तो दिग्विजय सिंह का वो बयान चलाइए। चलिए प्रदीप जी, दीपक जी आप सपा आप ये मैं कहता हूँ दिग्विजय सिंह का वो बयान चलाइए। चलिए आप चलाइए, वो दीपक आप चलाइए जिसमें पाकिस्तान प्रेम की बात। अब वो दीपक जी बाद में बयान कब दिया कब नहीं दिया वो दिया, अभी तो हमारी बहस अभी नहीं पता है ना, तो झूठे आदमी कहिए या तो माफी मांगे। मणिशंकर अय्यर के बारे में मणिशंकर अय्यर ने नहीं बोला, मैं याद दिलाता हूँ, याद दिलाऊं आपको, मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे ज्यादा झूठा प्रवक्ता आप है। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, आप माफी मांगे, आप अपने नेता के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, और यहाँ पर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या स्तर है आपका, कोई प्रवक्ताओं का स्तर है? डायरेक्ट बात सुनना नहीं, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते ना, यही कांग्रेस का चरित्र है। आप अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से डिबेट को खराब कर रहे हैं। 1 घंटा लोगों का जो कीमती वक्त होता है, पूरे वक्त को आपने खराब किया। ना आपने बात सुनी, ना आपने बात की, ना कायदे की बात की। आप मणिशंकर अय्यर पे एक बार नहीं टिके, आपने 50 तरह की बात कर दी। जब हिंदू और हिंदुत्व बात करी आपने कुछ नहीं बोला, कॉपी रजा पे आपने कुछ नहीं बोला। सोनिया प्रियंका गांधी कॉपी रजा से बोलती है, आपने एक शब्द मुंह खोला, आपका एक शब्द नहीं निकला। फालतू बातें करने में लग रहा है कि बयान चाहिए, ला मैं निकाल के देता हूँ, चलाइए। त्रिपाठी जी, मणिशंकर अय्यर ने सबसे ज्यादा हम पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, चलाइए, टीवी फ्लैश कीजिए, इनको समझ में आएगा कि वरना झूठी पार्टी के माफी मांगे। समय बहुत कम है, तो सपा प्रवक्ता ने जो कहा है उस पर भी आपका टिप्पणी चाहेंगे। मैं सपा प्रवक्ता की आवाज सुन नहीं पाया, बीच में इतना डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, पता नहीं इस स्तर के प्रवक्ता आते कहाँ से। चलिए, अरे झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता। चलिए, बहुत समय भी समाप्त हो रहा है। सुशील जी, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में 2 लाइन में। इसका असर आपने पहले ही कह दिया है कि जनता पे नहीं पड़ने वाला है, जनता पे असर क्या पड़ेगा? आपके सम्मानित चैनल पर पहली बार मैं आया जी, इसलिए मैं अंत तक बैठा रहा जी, वरना इस टाइप की डिबेट का माहौल जो बीजेपी प्रवक्ता ने कड़े शब्द शॉर्ट कहा था, पत्रकार के लिए कैसे उत्तर दी जाती उनके साथ डिबेट पे बैठ के, तो अब खैर इसको मैं क्या टीआरपी दूं, लेकिन मुझे आगे सोचना पड़ेगा इस टाइप की डिबेट में क्या संदेश जाता है और क्या सुनने को मिला देश की जनता को। मैं इसलिए बस आप सम्मान था इसलिए मैं बैठा रहा अंत तक। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये कि इस उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सीधे सीधे विकास चुनाव होगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपका सपा प्रवक्ता हमारे साथ परवेज जी, आपका भी बहुत, दीपक बघेल जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग के बीच नेताओं के लगातार ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे विवादित कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये कितना विवादित है इसका फैसला तो जनता करेगी, जबकि सूबे में 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के साथ असली इम्तिहान की घड़ी शुरू हो जाएगी।
10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा, जिसमें मतदाता प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे और 10 मार्च को आने वाले परिणाम बताएंगे कि मतदाताओं पर विकास के मुद्दे हावी रहे या फिर सियासी दलों ने जिस तरह से जिन्ना, पाकिस्तान और परिवारवाद का राग छेड़ा है उससे लोग प्रभावित हुए। खैर, इन सब के बीच ये भी देखते हैं कि आगे और कौन कौन से नए दिलचस्प बयान सामने आते हैं। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।